नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी प्लस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को अनवरत करते होंगे और बिना रुके आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। प्रश्नों को यहाँ पे शुरू किया जाता है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि कामायनी एक पुनर्विचार जो रचना है, आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगी। आगे यहाँ पे है, अगर इसको पूछा जाता है इसका मतलब प्रकाशन कब किया गया, तो 1961 में ये लिखा गया मुक्तिबोध जी के द्वारा। आगे है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध किस कविता में नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? अंधेरे में। अंधेरे में कविता से यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि जो यहाँ पे जन्मदिन की धूप है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे हम साथियों आपकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मतलब मुक्तिबोध की जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी जिसको यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है, ये यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे भारत इतिहास और संस्कृति, ये जो है यहाँ पे इसको प्रतिबंधित किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि आगे त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी भाषा है। ब्रज है, मैथिली है, अवधी है या फिर भोजपुरी। तो इनकी जो भाषा है वो यहाँ पे अवधी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। त्रिलोचन शास्त्री फिर प्रगतवादी कवि हैं। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। ये इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है कि इनका नाम क्या है वास्तविक नाम, तो यहाँ पे वासुदेव सिंह हो जाएगा। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली के अतिरिक्त अवधी बोली में भी लिखी है। यहाँ पे अमूला ग्रंथ इन्होंने 2700 यहाँ पे 12वें छंदों में व अवधी भाषा में लिखा है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। त्रिलोचन को सानेट का कवि कहा जाता है। ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, चैती और जीने की कथा यहाँ इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। आगे यहाँ पे प्रश्नों में है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी रचना है? ये सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कि परीक्षा में ऐसे ही दो चार करके उसमें पूछता है कौन सी हैं कौन सी नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या कि त्रिलोचन शास्त्री, यहाँ पे डी हो जाता है। मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये सारी रचनाएं उन्हीं की हो जाती हैं। प्रगतिवादी कवि ये यहाँ पे हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए यहाँ पे कि इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। काव्य संग्रह धरती, अमोल, जीने की कला, यहाँ पे अर्धान है। अनकहानी भी कुछ कहानी है, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब, बुलबुल इत्यादि कहानी इस संग्रह के, देश काल, डायरी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, जो कि जिसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगी। त्रिलोचन, यहाँ पे त्रिलोचन का पूरा नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम नहीं, इनका समझ लीजिए वास्तविक नाम यहाँ पे हो जाएगा ए मतलब सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। त्रिलोचन का जो पहला कविता संग्रह धरती वर्ष 1945 में प्रकाशित हुआ। सोए यहाँ पे ताप के ताए हुए दिन के लिए वर्ष 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। वर्ष 1989-90 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इनको सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी अन्य कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे धरती है 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 1957 में, शब्द 1980 में, मैं उस जनपद का कवि हूँ 1981 में, और अर्धान यहाँ पे 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में, और चैती 1987 में इनकी रचनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। किसकी रचना है यहाँ पे? तो ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम जब पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको बिना झिझक के क्या बताना है कि इनकी रचना, इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह इनका नाम हो जाता है। किसका नाम? तो यहाँ पे त्रिलोचन जी का नाम यहाँ पे हो जाएगा। त्रिलोचन
शास्त्री जी का नाम यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है इनकी रचना कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन है, यहाँ पे रांगे राघव है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ जब बात आती है आपको बिना झिझक के साथियों यहाँ पे लगा देना है क्या? त्रिलोचन। त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ। किसने कहा है? तो त्रिलोचन ने यहाँ पे कहा है, उनकी रचना है। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो यह बाल काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, रीत काव्य है। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है सी, कि ये एक महाकाव्य है। उर्वशी जो है ये एक महाकाव्य के अंतर्गत आती है। रचना किसकी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये रामधारी सिंह की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है उर्वशी शीर्षक से। एक अन्य रचना जयशंकर प्रसाद की भी है जो चंपू काव्य है। तो इन रचनाओं में दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। गद्य पद मिश्रित उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है यहाँ पे उर्वशी, उसको गीत नाट्य भी कहा जाता है और ये चंपू काव्य के अंतर्गत यहाँ पे रखी गई है। तो ऐसे ही रचनाओं को पूछ करके थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन जो आ जाता है तो इसको अच्छे से तैयार करके रखना है कि ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। प्रणभंग खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र। उर्वशी यहाँ पे महाकाव्य है, रसमरथी। उसके बाद उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी रचना है दिनकर जी के हिसाब से देखी जाए तो। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, त्रिधारा है। तो दिनकर की रचना जो नहीं है वो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि कौन सी है। नहीं है तो ये त्रिधारा है, उनकी नहीं है। तो ये है किसकी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना यहाँ पे हो जाएगी। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना ना होकर के ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इनकी कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं जैसे बिखरे मोती हैं, उन्मादनी है 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, मुकुल और मिलन तेज से इत्यादि। ये जो दो रचनाएं इनकी हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो यहाँ पे बिखरे मोती आप देख रहे हैं, मुकुल और मिला यहाँ पे तेज से तेज, ये हो जाएगी। और ये त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काफ़ी प्रसिद्ध ये रचना हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पे देखते हैं कि बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध, अपने समय में ही नहीं प्रसिद्ध है साथियों, ये अभी तक भी ऐसे ही प्रसिद्ध है जिस प्रकार अपने समय में रही होगी उसी प्रकार से लोग इसको आज भी सुनते आ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ये जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये वाली। भारतीय तटरक्षक सेना में 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया गया है। ये प्रश्न आप ये हिसाब से देखिए तो चाहे ये जीके का भी प्रश्न बन सकता है और ये तो आपके हिंदी का प्रश्न है, इसलिए इसको मान के चलना है कि ये प्रश्न बन सकता है कि तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम यहाँ पे दिया गया कब? तो 28 अप्रैल 2006 को। आगे यहाँ पे है कि भारतीय डाक तार विभाग में 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका है 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्वगीत 40 में और कुरुक्षेत्र यहाँ पे 46 में, सामधेनी 47 में, रसमरती 1952 में और उर्वशी 1961 में है और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में है। इस प्रकार इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि, इनकी सारी ये रचनाएं हो जाती हैं। जिसमें से ये संस्कृत के 4 अध्याय यहाँ पे देखा होगा आपने कि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये रचना कुरुक्षेत्र हो गई, यहाँ पे हारे को हरिनाम, ये सारी रचनाएं इनकी ऐसी हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह, इस प्रकार की पूछा जाएगा कि दिनकर का कौन सा प्रथम काव्य संग्रह है, तो रेणुका यहाँ पे आपको बताना है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी वाली है वो मतलब वो चंपू काव्य है, जबकि ये गीत नाट्य के अंतर्गत है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इस नाट्य को स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है, मूलतः यह प्रबंध काव्य है। निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो रसवंती है, पाथेय है, मुकुल है, रश्मिरेखा है। तो यहाँ पे रसवंती जो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, नहीं पूछ रहा है, यहाँ है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक, ये रसवंती जो है ये दिनकर जी की रचना यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आगे आप लोगों ने पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना ये हो जाती है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो भी यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये रचना दिनकर जी की हो जाएगी। इस प्रकार से आगे यहाँ पे प्रश्न है कि
रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कौन सी ऐसी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन में है आपका कुरुक्षेत्र, ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता इसको कहा जाता है। आगे है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो लोकायतन है, कुरुक्षेत्र है, आर्यावर्त है, उन्मुक्त है। 1991 मतलब ये 291 वाला प्रश्न है यहाँ पे कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र, बिल्कुल ही सही कि रामधारी सिंह की काव्य कृति कौन सी है? तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र ही आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। लोकायतन, आर्यावर्त और उन्मुक्त यहाँ पे उनकी रचना नहीं है। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल चंद यहाँ पे दास नीरज, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी गीत फरोश रचना हो जाती है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, ये प्रसिद्ध कवि, गांधीवादी विचारक व दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो ये कभी कभी पूछता है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो सप्तक यहाँ पे तीनों चारों हो उसको अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी कवि होते हैं उन कवियों का यहाँ पे याद रखना होता है, कौन दूसरे का है, कौन तीसरे, कौन यहाँ पे सप्तक के कवि हैं, ये सारी चीज़ें। दो राह समय के रथ घघर नाद सुनो, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति यहाँ पे किसकी है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो क्वाइस है, या रश्मिरेखा है, उर्मिला है, कुमकुम है। तो यहाँ पे इनका प्रथम जब पूछा गया है तो ये यहाँ पे डी हो जाता है आपका सही आंसर। आगे है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सन 1930 तक कवि का रूप है। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान है, 1918 में ये प्रकाशित हुई, प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुई। आह्वान का वास्तविक नाम यहाँ पे जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य कृतियाँ में रश्मिरेखा है 1991 में 51 में, और अपलक 1951 में ही है। क्वाइस काव्य संग्रह है। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान यहाँ पे संपादक के रूप में कार्य करते रहे, और दिन हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा संपादन भी उन्होंने 1921-1923 ईस्वी में किया। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ये यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो काव्य संग्रह है ये नरेंद्र शर्मा जी का जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कर्णफूल है, यहाँ पे सूल फूल है, प्रवासी के गीत है, अपराजिता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे अपराजिता जो है ये इनकी रचना नहीं है, अपराजिता इनकी रचना नहीं है, जबकि कर्णफूल, सूल फूल और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना हो जाएगी। यहाँ पे अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री कृत उपन्यास शिवानी कृत कहानी संग्रह भी है। तो अपराजिता जो शिवानी शर्मा का ज़्यादातर लोगों को ध्यान में आ जाता है, यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास भी इसी नाम का एक है। काव्य संग्रह में नरेंद्र शर्मा का यहाँ पे देखें कि काव्य संग्रह में रक्त चंदन, प्यासा, निर्झर, पलासवन, मिट्टी और फूल, द्रौपदी, अग्निशैया और मनोकामिनी, हंसमाला, सुवर्णा, बहुत रात गए, कहानी संग्रह, कड़वी मीठी बातें, ये इनकी हो जाएंगी। आगे है यहाँ पे नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन, यहाँ पे कौन था? तो शंभूनाथ सिंह थे, गे थे, नरेंद्र शर्मा थे, उमा शंकर तिवारी थे। तो यहाँ पे शंभूनाथ सिंह, यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा को यहाँ पे प्रभावित होकर के शंभूनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्होंने प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संकलित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। सो किसके द्वारा है? योग दत्त शर्मा की यहाँ पे जो है इनके द्वारा यहाँ पे जो संपादित है ये यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3। तो साथियों यहाँ पे जो प्रश्न थे ये आप लोगों के लिए प्रश्न है प्रगतिवादी युग यहाँ पे आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। साथियों अपनी तैयारी को छोटे छोटे जो है खंडों में आप करते रहिए ताकि एक साथ आकर के कोई उबन आप लोगों को इकट्ठे देख करके ना हो।
इसीलिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए। जूनियर और LT वाले तो बिल्कुल सोना ही नहीं है, उन लोगों को अपनी तैयारी को आप बरकरार करके रखिए जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठंड यहाँ पे हम लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो सब लोगों के यहाँ ऐसी ही ठंड होगी, तो उस सब से बाहर निकल के तैयारी बिल्कुल आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।